हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पार्टिकल इंस्टीट्यूट। क्लास 9th ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। इसके अलावा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसको कंप्लीट करने के बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हमें फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है और फ्लूइड्स में बायोएंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं पाई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ऑन द मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा। हालांकि हमने मास और वेट में आपको डिफरेंस बता दिया था। वेट एक सिंपली फोर्स है ना। हमें मून पे देखना है कि अगर अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट का वेट ये है तो मून पे उसका वेट क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि वेट जो है लोकेशन पे डिपेंड करता है, वो हर जगह चेंज होता है क्योंकि ये फोर्स है। मास जो है लोकेशन पे डिपेंड नहीं करते, मास कांस्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें हमने बता रखा है। यहाँ पे हम मून के ऊपर देखेंगे इन कंपेरिजन टू अर्थ। अर्थ के कंपेरिजन में मून के ऊपर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाता है। तो चलिए, एक तरफ आप अर्थ डालिए, अर्थ, या ऐसे लिख लीजिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और दूसरी तरफ लिख लीजिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑन मून। वेट ऑन मून। वेट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg। क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेट ऑफ अर्थ को हम w से अभी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और g का फॉर्मूला, स्मॉल g का फॉर्मूला क्या होता था हमने आपको बता रखा है। स्मॉल g का फॉर्मूला जो होता है वो कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे इसे प्लेस कर दो तो ये आ जाएगा m इंटू ब्रैकेट में कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आ जाएंगे। ये आ गया मेरा वेट ऑफ अर्थ, है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब इधर आ जाओ, वेट ऑन मून हमें देखना है तो इसी तरह से वेट W से डिनोट करते हैं, m सब्सक्रिप्ट में लगा दीजिए ताकि हमें पता है कि ये वेट ऑन मून है, बराबर mg होगा। और g यहाँ पे चेंज हो जाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ है तो ये मून पे अगर चेक कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू मून रखना पड़ेगा, जिसे जी डैश बोल दिया हूं, ठीक है सर। जी डैश का फॉर्मूला क्या होगा? जी डैश का फॉर्मूला वही होगा कैपिटल जी मास ऑफ मून यहाँ पे लेना पड़ेगा अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें मून के सरफेस पे देख रहे हैं वेट, वही ऑब्जेक्ट का। सेम ऑब्जेक्ट का वेट हम कहाँ देख रहे हैं? मून के सरफेस पे देख रहे हैं। और ये जिसका हमने वेट किस पे देखा था? अर्थ पे, उसी ऑब्जेक्ट का मून पे भी देख रहे हैं। चलिए, तो यहां से एम जी डैश की जगह वो लिख दीजिए कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इसे इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, है ना। वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ करिए, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 1। वी गेट, हमें क्या मिलेगा जो देखना। तो यहां पे हो जाएगा वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, वेट ऑफ मून क्या है? ये है, पहले ये लिख डालिए, मास जी कैपिटल मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यस सर। अपॉन में वेट ऑफ अर्थ लिखिए, वेट ऑफ अर्थ ये है, यहां पे लिखिए एम कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है सर। अब यहां से जो कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल करिए। ये हम कैंसिल कर सकते हैं, कैपिटल जी को कैंसिल कर सकते हैं, बाकी लिख डालेंगे। पहले इतना नोट डाउन करिए, इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, तो आपने कर लिया होगा, हम ये इरेज कर रहे हैं। अब यहां से आगे देखिए, हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून बच जाएंगे, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर
उसके बाद अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये बचा है। अच्छा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसे ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इंटू, इसको ऊपर भेजेंगे, जैसे ये डिवाइड को इंटू में चेंज करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। यस सर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मास ऑफ मून को सब्स्टिट्यूट करना है और रेडियस ऑफ मून रखना है। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ रखना है, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ रखना है। ये सब हमें पता होनी चाहिए। हमने मास ऑफ मून आपको बता रखा था, है ना? पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने मास ऑफ मून बताया था, मास ऑफ अर्थ बताए थे, रेडियस ऑफ अर्थ बताए थे। तो यहाँ पे फिर से बता देते हैं, वो चीजें हम रखेंगे इसमें। चलो भाई, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg ये होता है मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे लिख डालिए, है ना? वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू मास ऑफ मून कितना होता है? मास ऑफ मून पूछेंगे तो 7.36 × 10⁻22 kg होता है मास ऑफ मून, ये याद रखिएगा। अपॉन रेडियस ऑफ मून कितना होता है? 1.74 × 10⁻6 मीटर का मीटर होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 × 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर, ये होता है। अपॉन मास ऑफ अर्थ क्या होता है? 6 × 10⁻24 kg। kg में इतने होते हैं। जब ये सारी वैल्यू को आप काट लेंगे तो आपको मिलेगा आंसर क्या? वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 6। कितना मिलेगा? 6 मिल जाएंगे। 1/6, 6 नहीं 1/6 मिल जाएगा आपको। और यहां से वेट ऑफ अर्थ को उधर ले जाइए, है ना? तो वेट ऑफ मून आपको जो मिलेगा 1/6 टाइम वेट ऑफ अर्थ मिलेंगे। तो क्या पता चल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे W है तो वही ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना दिखेगा? W/6। यानी कोई ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मान लो अर्थ पे है 12 न्यूटन, तो मून पे कितना आएगा? 2 न्यूटन आएंगे, 6 टाइम्स कम आ जाते हैं। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/6 टाइम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ये चीजें हम इधर लिख देते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू 1/6 टाइम वेट of an object on earth। ठीक है, ये चीजें नोट डाउन करिए, है ना? इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, ये चीजें नोट डाउन करिए। चलिए, आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, है ना? वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखने। तो चलिए, if the weight of object on earth is 36 Newton, find the weight of an object on moon। चलिए सॉल्व करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है ना? सॉल्व करो इसे वीडियो पॉज करके। तो आपने कर लिया होगा, जरा मेरा सॉल्यूशन अब देखो। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है, ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर दे रखा है, यानी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ दे रखा है कितना? 36 न्यूटन दे रखा है। यस सर, हमें मून पे पूछा है, तो वेट हमें पता है मून और अर्थ के बीच रिलेशन वेट का, है ना? तो वही रिलेशन यूज करेंगे। हमें पता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून जो होता है 1/6 टाइम होता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये होते हैं 1/6 टाइम। ये रिलेशन अभी हमने प्रूफ किया था, ठीक है? तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू हो जाएंगे 1/6 इंटू
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है 36, यहाँ पे 36 डालिए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना आ गया 6 न्यूटन आ गया, है ना, 6 न्यूटन आ गया। ये हो गया आपका, है ना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नोट डाउन करिए, सॉल्यूशन नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है। अब जो हम देखने जा रहे हैं, अब हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर, है ना। हेडिंग लगाइए थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर। थ्रस्ट लिखिए, थ्रस्ट क्या होता है सबसे पहले थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज द परपेंडिकुलर force act on surface, act on surface। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट एक फोर्स ही है ना, फोर्स का नाम ही थ्रस्ट है, लेकिन किस तरह का फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। जब किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होगा, उस फोर्स को हम कहेंगे थ्रस्ट, उस फोर्स को क्या कहेंगे, थ्रस्ट। मान लीजिए ये मेरा पाम है, अब इस पाम पे हम इस पे मार्कर के जरिए से फोर्स लगा रहे हैं, अगर इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो फोर्स लग रहा है ना पाम पे, इसकी वजह से ये ही कहलाएगा थ्रस्ट। ये क्या कहलाएंगे, थ्रस्ट। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका मास m है। अगर इसके सरफेस पे मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे, है ना, एक फोर्स लगा रहा हूँ जो कि दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट के सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर है फोर्स कैसे है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो ये जो फोर्स होगा, इसी फोर्स को हम क्या कह देंगे, थ्रस्ट कह देंगे। क्या कह देंगे, थ्रस्ट, है ना, इसी फोर्स का नाम दे देंगे थ्रस्ट। यानी परपेंडिकुलर फोर्स किसी भी सरफेस पे एक्ट होगा तो उसे हम थ्रस्ट नाम देंगे। ठीक है सर, इतना नोट डाउन करिए, क्योंकि ये फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होगी आप सबको पता है, SI यूनिट इसका न्यूटन होगा, SI यूनिट इज न्यूटन। ये नोट डाउन करो, न्यूटन, SI यूनिट न्यूटन होते हैं। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, है ना, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है सर, आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए अब जो देखने जा रहे हैं हम टॉपिक, वो है प्रेशर, है ना। प्रेशर क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है सर, अच्छा एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ सर, है ना, वीडियो बन रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, वीडियो एकदम बढ़िया बन रहा है। चलिए देखिए जरा, प्रेशर हेडिंग डालिए, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है लिखो जरा, इट इज डिफाइंड एज, या ऐसे लिख लो, इट इज लिखो, इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स। ये कैसा होता है, थ्रस्ट कैसा होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स कैसा होता है, ये परपेंडिकुलर फोर्स अभी देखे थे हम, है ना। परपेंडिकुलर को ऐसे हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर का सिंबल। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, ठीक, परपेंडिकुलर का सिंबल, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन डाल दोगे, परपेंडिकुलर का साइन हो जाता है। इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, जब किसी यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होते हैं तो उस यूनिट एरिया पे प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसे डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई P, इट इज डिनोटेड बाई P, इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख डालिए, फॉर्मूला ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मतलब अपॉन एरिया। थ्रस्ट ही क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे सर, ऐसे। प्रेशर इज इक्वल टू, थ्रस्ट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल ये, फोर्स के नीचे ये लगा दीजिए।
अपॉन एरिया, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूला नोट डाउन करिए, दोनों फॉर्मूला नोट डाउन करिए। और आखिरी पॉइंट, प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है, जल्दी बताओ। स्केलर क्वांटिटी होता है ना, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज एन स्केलर क्वांटिटी, है ना। चलिए इतना नोट डाउन कर लो बच्चा, इतना नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं आगे। चल आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होगा तभी प्रेशर प्रोड्यूस होंगे, है ना। हर एक फोर्स से प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होता, है ना। फोर्स जो होना, प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स से ही होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर फोर्स से होते हैं। अब देखो एक चीज हमें देखना है, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता चल गया है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया या परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, है ना, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है सर। अच्छा इसकी यूनिट भी लिख लो, है ना। SI यूनिट क्या होता है इसका, SI यूनिट, SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होता है, देखो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, पास्कल, पास्कल क्या कहते हैं, पास्कल। पास्कल को PA से डिनोट करते हैं, किससे, PA से डिनोट करते हैं, पास्कल, है ना। यूनिट क्या होता है प्रेशर का, पास्कल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे एक लाइन लिखिए, व्हेन सेम फोर्स act on two different area, act on two different area, जब सेम फोर्स दो अलग अलग एरिया पे एक्ट होंगे तो स्मॉलर एरिया जो होगा, एरिया जो स्मॉलर होंगे वहां पे प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। तो यहां पे लिख लीजिए, व्हेन सेम फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट एरिया, फोर्स व्हेन टू, क्या लिखाया हूं, व्हेन सेम फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट एरिया, प्रेशर इज मोर, इसके बाद लिखिए प्रेशर इज मोर, प्रेशर इज मोर वेयर, या इन केस एरिया इज स्मॉलर, स्मॉलर एरिया के केस में प्रेशर जो होगा वहां पे कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। और अगर एरिया कहीं बड़ा है ना, एरिया कहीं बड़ा है तो वहां पे प्रेशर कम प्रोड्यूस होंगे, है ना। स्मॉलर एरिया, यहां से फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं, एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली चीजें जितनी छोटी होती हैं, है ना, ओवरऑल रिजल्ट उतनी बड़ी आती है, ठीक है सर। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर यानी डाउन, डिनोमिनेटर वाला जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना, मतलब चीजें उतनी छोटी आएगी। अगर एरिया यहाँ बड़ा होगा तो प्रेशर छोटा आएगा, एरिया छोटा होगा तो प्रेशर बड़ा आएगा। तो वही लिख रखे हैं, व्हेन सेम फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट एरिया, यदि सेम फोर्स, ये परपेंडिकुलर फोर्स सेम लग रहा है दो डिफरेंट एरिया पे, एक एरिया बड़ा है दूसरा एरिया छोटा है, जो छोटा वाला एरिया होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा एक्ट होंगे, है ना, छोटा वाला एरिया पे प्रेशर ज्यादा एक्ट होंगे। इतना नोट डाउन करिए, चलिए कर लिया होगा, है ना। चलो भाई समझ में आ गया, हाँ सर। चलिए एक सवाल लेंगे इसके ऊपर, है ना, सवाल से समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। सवाल देखो जरा, सवाल दे रखा है, वुडन ब्लॉक kept on top of the table, kept on table, ऐसे लिख लीजिए, kept on table, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसका मास दे दिया गया है, मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 500 kg, mass of wooden block is 500 kg, a wooden block kept on a table, mass of wooden block is 500 kg, and its dimension, और इसके डायमेंशंस जो दे रखे हैं, डायमेंशन वो दिया गया है 4 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर, ये डायमेंशंस दिए गए। डायमेंशंस का मतलब हो गया लेंथ ब्रेथ हाइट,
उसी को डायमेंशन कहते हैं, ठीक है, डायमेंशन। फाइंड प्रेशर, हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर। फाइंड प्रेशर ऑफ गिवन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट हमें दे रखा है। पहला अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, फर्स्ट अरेंजमेंट इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट जो है हमारा वुडन ब्लॉक है ना, क्या है, वुडन ब्लॉक है, हाँ सर, उसे रखा गया है, ठीक है सर। तो इस तरह से बना लीजिए, एक वुडन ब्लॉक है जिसे सरफेस के ऊपर रखा गया है। ये है वुडन ब्लॉक हमारे पास, और इसका डायमेंशंस जो है, इसका डायमेंशन जो दे रखा है ये 2 दे रखा है, ये जो दे रखा है ये 1 दे रखे हैं 1, और ये हाइट दे रखा है यहाँ पे 4, ये 4 दे रखे हैं, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है। पहला अरेंजमेंट ये है। दूसरा अरेंजमेंट हमारे पास जो है वो दे रखा है कुछ ऐसा, ओके सर। चलो भैया, ये दे रखा है 4, ठीक है, और ये दे रखा है 2, और ये 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। दोनों केस में प्रेशर निकालना है ना। इस वुडन ब्लॉक का, ये वुडन ब्लॉक है जो टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है, टेबल का सरफेस नहीं बनाया हूं, मान लीजिए ये टेबल के सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये जब टेबल के सरफेस पे रखे होंगे तो इसका खुद का क्या होगा, वेट होगा, हाँ सर, इसका खुद का क्या होगा, इस डब्बे का खुद का वेट होगा, इस डब्बे का, और उस मतलब वुडन ब्लॉक का वेट होगा खुद का। उस वेट की वजह से, वेट क्या होता है, फोर्स, और वो भी वेट इसका कैसे लग रहा होगा, बिल्कुल डाउनवर्ड। अगर डब्बा रखा हुआ है, मान लो मैं ऐसे 2D फिगर बना रहा हूँ, ये डब्बा रखा हुआ है 500 kg का है, तो इसका वेट जो है कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल पे, इसका वेट जो है डाउनवर्ड लग रहा होगा। वेट किधर लग रहे होंगे, डाउनवर्ड। कितना, mg के बराबर लगता है, mg फोर्स है। m कितना है इसका 500, g कितना होता है 9.8, है ना, क्या होता है 9.8, इसका इंटू से वेट आ जाएगा, है ना, वेट आ जाएंगे, ठीक है सर। और उस वेट की वजह से सरफेस पे क्या लगने जा रहा है, प्रेशर, क्योंकि ये वेट जो है परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स बन रहा है ना सरफेस के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स बन रहे हैं तो ये प्रेशर जनरेट करेगा एरिया पे, है ना। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए इस केस में प्रेशर क्या होगा। तो देखिए प्रेशर जो है ना, इस केस में अगर हमें प्रेशर निकालना है, थोड़ा सा और अच्छे से फिगर बना दे, है ना। अगर प्रेशर निकालना है आपको, इस केस में क्या निकालना है, प्रेशर, यस सर। तो हमें कौन सा एरिया लेना पड़ेगा पता है, हमें जो एरिया यूज करना पड़ेगा प्रेशर के केस में, जो टेबल के कांटेक्ट में एरिया है ना, वो एरिया यूज करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर को मैंने ऐसे रखा, तो मार्कर का ये वाला पोर्शन, ये कर्व्ड एरिया टच नहीं कर रहा, ये वाला एरिया टच कर रहा है ना मेरे पाम को, तो पाम पे कौन फोर्स लगा होगा, ये वाला एरिया, है ना। इतना ही एरिया यहाँ पे टच हो रहे हैं, जितना एरिया सरफेस के साथ टच होंगे उतना ही यूज करेंगे प्रेशर में, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो हमें एरिया यूज करना है वो ये एरिया यूज करना है, ये है टेबल के कॉन्टेक्ट में, है ना, ये एरिया टेबल के कॉन्टेक्ट में। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स यानी थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, mg यानी वेट होंगे, मास इंटू जी होगा अपॉन एरिया, ठीक है सर। इधर भी वही है ना, यहाँ भी प्रेशर क्या हो जाएगा, mg तो सेम रहेंगे अपॉन एरिया। एरिया यहाँ पे क्या लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, है ना, ये कॉन्टेक्ट में है ना, ग्राउंड के साथ या टेबल के साथ ये वाला पोर्शन कॉन्टेक्ट में है, बाकी तो हवा में ऊपर है, ठीक है सर। यहां से बताओ, चलो भाई मास कितना है जी, मास है 500, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। एरिया बताओ कितना होगा, एरिया ये जो सरफेस कांटेक्ट में उसी का लेंगे, इसका लेंथ 2 है, ब्रेथ 1 है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ सर। यहां भी निकालो, यहाँ पे m कितना है 500, g कितना है 9.8, एरिया कितना आएगा, एरिया 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, यह रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 2। अब यहां से निकाल लो, यही प्रेशर है, 2 से इसे काट दो, 2 4 जा 8, बचा कितना 1, 18 हो गया, 2 9 जा 18 यानी 4.9। 4.9 को 500 से इंटू करेंगे, किसे, 4.9 को 500 से इंटू करिए, तो ये पॉइंट को हटाएंगे, ये 0 खत्म, क्योंकि ये पॉइंट हटके नीचे 10 आ जाएगा, यस सर, और ये 10 से ये 0 खत्म, तो बचा कितना 5 और 49। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 का कितना होता है, 5 9 जा 45, 45 का 5 4 कैरी कर लो, फिर ये 5 से 4 को इंटू करो, 5 4 जा 20, 24 हो जाएंगे, और यहाँ पे एक 0 है ये, यानी कि इतना हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया, कितना आ गया 2450 पास्कल, प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं इतना।
अब यहाँ भी कर लो, है ना, यहाँ भी कर लो, यहाँ 2 से काटोगे अगेन क्या आ जाएगा 4.9 आ जाएंगे। हाँ सर, ये 4 से यहाँ 2 2 जा 4, 2 जा 4 हो जाएगा, बचा कितना 1 10 हो जाएंगे, 2 5 जा 10 0, फिर से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसे इंटू करो, है ना, इसे इंटू करना पड़ेगा हमें इंटू जो करना यहाँ पे लिख लो, प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा 125 इंटू 4.9, है ना। इसे इंटू करके जो भी आंसर आए वो आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, जितना भी पास्कल बनेगा वो कमेंट में बताओ। तो प्रेशर निकालने का तरीका मालूम हो गया। प्रेशर हम कौन सा एरिया यूज करते हैं, जो एरिया कांटेक्ट में होता है वही एरिया यूज करते हैं, ठीक है, जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा वो एरिया यूज करेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, हम इरेज करने जा रहे हैं। चल, कर लिया होगा आपने, इरेज कर दे। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि जो नाइफ होते हैं यानी चाकू, है ना, नाइफ जो होते हैं हमारे पास, नाइफ का जो एज का एरिया है ना, यानी जितना हम शार्प करते हैं नाइफ को, है ना, जितना हम शार्प करते हैं नाइफ को उतना ही आसानी से हम कोई भी चीज को काट सकते हैं, है ना। जितना हम शार्प करते हैं नाइफ को उतनी ही आसानी से हम कोई भी चीज को काट सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना। शार्प नाइफ बेटर काटता है ब्लंट नाइफ से, ब्लंट नाइफ जिसका धार नहीं है, जिसमें शार्पनेस नहीं है, उसे ब्लंट नाइफ कहा जाता है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, वाई शार्प नाइफ कट बेटर बेटर देन ब्लंट ब्लंट नाइफ नाइफ। शार्प नाइफ जो होता है वो अच्छे से काट सकता है ब्लंट नाइफ के कंपैरिजन में। ब्लंट नाइफ का कटिंग इफेक्टिव नहीं होता है, शार्प नाइफ का कटिंग काफी इफेक्टिव होते हैं। रीजन क्या है, तो रीजन देखिए, है ना, रीजन ऐसे लिखिएगा, है ना, जरा रीजन देखो। जो शार्प नाइफ होता है ना, कौन सा नाइफ होता है, शार्प नाइफ, यस सर, शार्प नाइफ का एरिया जो होगा इन कंपैरिजन टू ब्लंट नाइफ स्मॉल होगा। एरिया कैसा होगा, स्मॉलर एरिया, है ना। इसका एरिया कैसे होंगे, स्मॉलर एरिया। हम एरो से फ्लो डायग्राम से बना देते हैं, स्मॉलर फ्लो चार्ट से बना देते हैं, आपका आंसर स्मॉलर एरिया होगा, है ना, स्मॉलर एरिया। अगर एरिया स्मॉलर है तो हमें पता है कि प्रेशर स्मॉलर एरिया पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना, प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होता है। बिकॉज ऑफ स्मॉलर एरिया प्रेशर मोर प्रेशर प्रेशर इज प्रोड्यूस, और ज्यादा प्रेशर अगर प्रोड्यूस होगा तो आसानी से हम चीजें काट सकते हैं। सो देयरफॉर हेंस वी कैन कट या ऐसे लिख लीजिए, शार्प नाइफ कट, शार्प नाइफ कट इजीली, ये हो गया, ठीक है। यही फ्लो डायग्राम बना लो, है ना, लैंग्वेज में लिख लेना अगर स्कूल वगैरह में आए तो। इधर भी लिख लो ब्लंट नाइफ के बारे में, यहाँ पे ब्लंट नाइफ दे रखा है, ब्लंट नाइफ। अब ब्लंट नाइफ का आंसर आप लोग बताओ जल्दी से, ब्लंट नाइफ का एरिया कैसा होगा बताओ, ग्रेटर एरिया होगा, है ना, स्मॉलर एरिया तो नहीं होगा, लार्ज एरिया होगा, लार्ज एरिया होगा। लार्ज एरिया का मतलब प्रेशर कम, लेस प्रेशर का मतलब लेस इफेक्टिव, है ना, लेस इफेक्टिव कटिंग करेंगे। हेंस देयरफॉर लेस इफेक्टिव टू कट, ऐसे लिख लीजिए। आसान है ना, काफी आसान है। देखो प्रेशर का यूज यहाँ पे हो रहा है। अब ये बताओ, ये आंसर लिख लो पहले। एक और सवाल लिख लिया, 1 2 3, हाँ चलो भाई। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि जो स्कूल बैग होता है ना, स्कूल बैग, उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं, फीता, है ना, फीता स्ट्रैप जो होते हैं, जो कंधे पे हम लगाते हैं, है ना, लटकाने के लिए, वो स्ट्रैप्स जितना पतला होता है उतना ही बॉडी को तकलीफ देता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। और जितना ज्यादा चौड़ा पट्टी होता है ना, उतनी ज्यादा ठीक रहता है कैरी करने में। ऐसा क्यों, है ना, तो वही रीजन सेम है। तो लिख लो होल्डिंग, या ऐसे लिख लो वाई, ऐसे लिख लो वाई it is difficult to hold a school bag why it is difficult to hold a school bag having thin strap
thin strap and strong string. ठीक है, ये चीजें आपने फिर भी क्या होगा कि जो स्कूल बैग होते हैं पतले स्ट्रेप वाला, है ना, वो चीजें काफी दिक्कत देता है हमारे कंधों को, है ना, शोल्डर पे आसानी से कैरी नहीं कर सकते उसे, है ना, ज्यादा किताबें नहीं ले जा सकते उसके अंदर भर के, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, है ना, आपने ठीक ही सोच रखा है, फिर भी मेरा देखो, थीन स्ट्रेप, है ना, किसकी बात हो रही है? थीन स्ट्रेप जो होते हैं इसका एरिया क्या होगा? स्मॉलर एरिया होगा, स्मॉलर एरिया, बिकॉज ऑफ स्मॉलर एरिया प्रेशर क्या होंगे? जल्दी बताओ, सही कह रहे हो, लार्ज प्रेशर क्रिएट होगा, क्रिएटिंग लार्ज प्रेशर ऑन शोल्डर, लार्ज प्रेशर ऑन शोल्डर, और इसकी वजह से क्या होगा? डिफिकल्ट टू होल्ड, है ना, डिफिकल्ट टू होल्ड, देयरफॉर डिफिकल्ट टू होल्ड करने में डिफिकल्ट होंगी, है ना। चलो लिखो जी, लिख लिया आपने? ठीक है, अब हम इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है सर, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, आप ऐसे ही बना सकते हो, है ना। आपसे पूछ लेगा जो ऊंट होते हैं उसका जो पैर होता है ना, उसका जो फीट होता है वो ब्रॉड क्यों होते हैं, ऐसा पूछ सकता है आपसे। तो ब्रॉडर फीट क्या करता है? ब्रॉडर फीट उसे ज्यादा एरिया को कवर करता है, सैंड का ब्रॉडर फीट को लेके ज्यादा एरिया कवर करेगा। ज्यादा एरिया का मतलब लेस प्रेशर का मतलब ये हो गया कि वो अगर बालू यानी सैंड पे खड़ा होगा तो उसके पैर जो है सैंड के अंदर नहीं जाएंगे, है ना। इसलिए ऊंट के जो पैर होते हैं, है ना, ऊंट के पैर जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। तो यही अगेन क्वेश्चन आप बनाना चाहो तो बना लो, लिख लो, है ना, एग्जाम्पल लिख लो। वाई camel has broad feet। आंसर ये है कि ब्रॉड फीट जो होते हैं, ब्रॉड फीट कवर लार्ज एरिया ऑफ sand, therefore pressure is less, creating less pressure, therefore camel feet is not sink in sand में वो डूबते नहीं है, अंदर उसके पैर धंसते नहीं है, है ना। तो चलिए ये लिख लीजिए, ठीक, वेरी गुड। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्लूइड, है ना। इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है फ्लूइड, और 10 मिनट, है ना, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। चलिए फ्लूइड देखिए, हेडिंग लगाओ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड ऐसे चीजों को कहा जाता है जो कि फ्लो कर सके, है ना। फ्लूइड हेडिंग डालिए, फ्लूइड किसे कहते हैं? एनीथिंग यानी एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, है ना, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो बह सके, फ्लो हो सके, वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों? वो हमें उस वैसे सब्सटेंस को हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। ये लिख लीजिए, all liquid and gases are examples of fluid। किसका एग्जाम्पल होता है? ये फ्लूइड का एग्जाम्पल होता है। यस सर, ओके, वेरी गुड। अभी यहाँ पे एक और लाइन लिख लीजिए, है ना। जैसे हमें ये पता है कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस पे रखे होते हैं तो वो खुद अपने वेट की वजह से प्रेशर एक्ट करता है उस सरफेस पे। जैसे अभी वुडन ब्लॉक का एग्जांपल देखे थे, है ना, वुडन ब्लॉक के खुद के वेट से वो प्रेशर एक्ट कर रहा था। किसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहे थे? वो प्रेशर किसके ऊपर एक्ट कर रहे थे? टेबल के सरफेस पे। ठीक है सर। अब यहाँ पे इसी तरह से लिक्विड के पास भी खुद का वेट होता है, एयर के पास भी खुद का वेट होते हैं, है ना, एयर के पास भी खुद का वेट होता है। तो जितने भी फ्लूइड हैं उसके पास खुद का वेट होता है, तो उस वेट की वजह से वो क्या करता है? प्रेशर लगाते हैं। कहाँ प्रेशर लगाता है सर? जिस भी कंटेनर में उसे रखेंगे, जहां भी रहेगा उसके सरफेस पे वो प्रेशर लगाएंगे। तो ये लिख लीजिए, है ना, फ्लूइड ऑल्सो एक्ट प्रेशर on the base or wall of the container,
of the container in which they are enclosed, in which they are enclosed or enclosed. Yes sir. इतना लिखो, समझ में आ गया। इसके बाद हेडिंग डालना है, क्या हेडिंग डालना है, बायांसी, है ना, या थ्रस्ट क्या होता है, इतना लिख लिया होगा आपने, हम इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है सर, चलिए सर अब डालिए फ्लूइड में ही एक टॉपिक, बायांसी या थ्रस्ट, बायांसी, बायोयांसी, बायोयांसी या थ्रस्ट, बायांसी या फिर उसी को हम थ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है सर, बायांसी और थ्रस्ट अच्छे से समझिएगा, है ना, क्या होता है, या लिखो पहले टॉपिक, बायो यांसी, यांसी, बायांसी या इसी को, और अब थ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, बायांट या अपथ्रस्ट फोर्स, है ना, या बायांसी कुछ भी बोल दीजिए, अपथ्रस्ट फोर्स। ये क्या होता है, फ्लूइड, फ्लूइड जो है ये फोर्स लगाता है, बायांसी फोर्स कौन लगाता है, फ्लूइड लगाते हैं, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे हमें पता है कि स्प्रिंग में अगर कोई ऑब्जेक्ट को बांध के रखते हैं तो टेंशन फोर्स लगता है, स्प्रिंग के अंदर में अगर बांध के रखते हैं तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट पर। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्लूइड में डालते हैं तो फ्लूइड उसके ऊपर एक प्रेशर लगाता है, फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, वही फोर्स कहलाता है थ्रस्ट या बायांसी। तो लिखो बायांसी और थ्रस्ट का डेफिनेशन लिखो, whenever an object या बॉडी या फिर बॉडी, whenever an object or body is immersed fully or partially, पूरी तरह से या थोड़ा बहुत, fully or partially, whenever an object or body is immersed fully or partially, it experience an upward force, इसको क्या एक्सपीरियंस होता है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस, किसको, ऑब्जेक्ट को, बॉडी को, है ना। इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, दिस फोर्स इज नॉन एज अपथ्रस्ट या बायांट फोर्स, अपथ्रस्ट या फिर अपथ्रस्ट और बायांट फोर्स, ये कहलाता है अपथ्रस्ट या बायांट फोर्स। अच्छा आपने ये चीजें पहले लिख लो, है ना, लिख लो वीडियो पॉज करके, लिख लिया, ठीक है। चलो आपने एक्सपीरियंस भी क्या होगा, जब हम नहाने वगैरह के लिए जाते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट अक्सर करते हैं कि अपना मग्गा लेके बाल्टी में, है ना, वो दबाते हैं, जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है ना कि ऊपर जो है एक फोर्स लग रहा है ना, वही जो ऊपर फोर्स आपको फील होता था ना, वो बायांट फोर्स होते थे, उसी को अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये कंटेनर है आपका, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यानी लिक्विड में कुछ भी ले लो, है ना, पानी, फिलहाल तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, ले लिया। इसमें मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैंने डाल दिया, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, ये पानी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएंगे। इसी फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपथ्रस्ट फोर्स। कौन एक्ट करता है, लिक्विड एक्ट करते हैं ना, कौन एक्ट, इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, लिक्विड लगाते हैं ना, लिक्विड लगाते हैं, ठीक है, लिक्विड एक ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज अपथ्रस्ट फोर्स। नोट डाउन करिए। चलिए ये फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही होगी। चलो वेरी गुड। अब हम हटा रहे हैं इसे, इसके एक चीज हम देखेंगे, है ना, एक टॉपिक देखना है, उसके बाद आखिरी 2 मिनट, है ना, खत्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, और 5 मिनट सह लीजिए, है ना, उसके बाद इसे खत्म कर देते हैं। चलो भैया, तो एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि कोई भी चीजें पानी में या लिक्विड में, फ्लूइड में क्यों तैरते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट तो तैरते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो वही चीजें समझेंगे, है ना, बायांसी समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है सर, चलो तो हेडिंग लगाओ, सिंकिंग, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, चलो जो भी स्पेलिंग हो, फ्लोटेशन एंड sinking of an object in liquid, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है।
जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं या डालते हैं, तो लिक्विड के अंदर दो फोर्स एक्ट हो रहा होता है। कितने फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं? दो फोर्स। एक तो खुद ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट हो रहा होगा, जो अर्थ जो फोर्स लगाएगा दैट इज वेट, और दूसरा पानी की वजह से, लिक्विड की वजह से आप थ्रस्ट फोर्स लग रहे होंगे। यस सर। तो ये चीजें लिख लीजिए। व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज kept in liquid, it experience two force. One is, पहला फोर्स उसका खुद का वेट है ना, वेट। और वेट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होते हैं, है ना, डाउनवर्ड। ठीक है सर। और दूसरा फोर्स, क्योंकि लिक्विड में है तो लिक्विड भी अपना लगाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट या बायांसी या बायांट फोर्स। अपथ्रस्ट ये किधर लगता है? अपवार्ड। ये ऊपर लगते हैं ना, अपवार्ड, इसलिए तो नाम अपथ्रस्ट है इसका, अपवार्ड। मान लो ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड कंटेनर है, कंटेनर में हमने लिक्विड रख रखा है। क्या रख रखा है? लिक्विड। एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर में हमने डाल दिया जिसका मास m है, तो आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगेगा, है ना, नीचे के डायरेक्शन में, जिसे हम वेट कहते हैं। वेट डाउनवर्ड लगता है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहे हैं। इसके अलावा ये लिक्विड के अंदर में रखा हुआ है, तो लिक्विड भी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। कौन? लिक्विड, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट, ऊपर की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट कहते हैं, है ना। अपथ्रस्ट को बी से डिनोट करते हैं। किससे? बी से। और वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यू ऑल नो, वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यस, इतना चीजें नोट डाउन पहले कर लीजिए, है ना, कर लें, इतना चीजें नोट डाउन कर लें। चलिए, आपने कर लिया होगा 1 2 3। हाँ, तो हमें पता चल गया कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जब हम लिक्विड में रखते हैं, एक तो खुद उसका वेट लग रहा होता है नीचे की डायरेक्शन में। हाँ सर। एक जो है, एक और फोर्स लग रहे होते हैं लिक्विड की वजह से, वाटर की वजह से। अब थ्रस्ट फोर्स, वो किधर लगते हैं? ऊपर के डायरेक्शन में लगते हैं सर, ऊपर की डायरेक्शन में लगते हैं। हाँ सर। चलो, अब यहाँ पे कंडीशन हम देखते जा रहे हैं इसका, है ना। तो देखो, एक टर्म होता है आपका अपेरेंट वेट। क्या? अपेरेंट वेट। क्या होता है? अपेरेंट वेट। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? देखो, आपने गौर किया होगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, आप एयर में उठा रहे हो, ठीक है, एयर में उठाओगे तो एयर में जो उस ऑब्जेक्ट का वेट आपको फील होगा वो ज्यादा फील होगा, और सेम ऑब्जेक्ट को अगर पानी में उठाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कम फील होता है। उस ऑब्जेक्ट का वेट कम फील होता है। जो पानी में हमें वेट महसूस होता है ऑब्जेक्ट का, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उठा के, या उसी वेट को कहा जाता है अपेरेंट वेट। और जो हवा में हम एयर में इधर नॉर्मल उठाते हैं, उस वेट को कहा जाता है ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी, है ना। लिक्विड में जो वेट नजर आएगा दैट वेट इज अपेरेंट वेट, है ना, अपेरेंट वेट। और जो हम एयर में बॉडी को उठाएंगे दैट वेट इज ओरिजिनल वेट। और ट्रू वेट, हमेशा ट्रू वेट जो होता है अपेरेंट वेट से ज्यादा होते हैं। क्यों सर? क्योंकि भाई साहब इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो ये अपथ्रस्ट फोर्स इसे बैलेंस कर देगा। ये अपथ्रस्ट फोर्स वेट को थोड़ा बहुत कम कर देगा, क्योंकि ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ तो फोर्स लग ही रहे हैं। ऊपर की तरफ ये फोर्स की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। चलो भाई, अपेरेंट वेट क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो अपेरेंट वेट, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट फील्स इन वाटर, इन लिक्विड, है ना। लिक्विड में जो फील होता है दैट इज अपेरेंट वेट, है ना। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ट्रू वेट। ट्रू वेट क्या होता है? जो वेट हम ऑब्जेक्ट का एयर में मेजर करते हैं। ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। ट्रू वेट में अपथ्रस्ट सब्ट्रैक्ट होकर अपेरेंट वेट बनता है, इसलिए ट्रू वेट जो होगा अपेरेंट से ज्यादा होगा, अपेरेंट कम होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख भी लो, अपेरेंट वेट इज, अपेरेंट वेट कैसे लिखोगे? फील लाइटर, है ना। अपेरेंट वेट इज लाइटर, ऐसे लिख लो, लाइटर, हल्का, लाइटर, बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से, है ना, ये छोटा होता है, ठीक है, लाइटर नजर आते हैं ऑब्जेक्ट। इतना लिख डालिए, है ना, ये समझ में आ गया होगा। लिखिए, अब चीजें हम कंडीशन बताने जा रहे हैं, जो कि हमने टॉपिक लिख रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक क्यों करता है, ठीक है। चलो, लिख लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं चीजें। और 5 मिनट बस, 5 मिनट्स। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप कब से 5-5 मिनट बोल रहे हैं। चैप्टर आखिर होने जा रहा है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट ही करवा दूंगा ना। चलो।
तो सबसे पहला केस ये लिख लीजिए, केस नंबर 1, ये दिख रहा है आपको, ये केस नंबर 1, व्हेन वेट यानी W इज ग्रेटर यानी बड़ा देन अपथ्रस्ट, किससे? अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स अपथ्रस्ट यानी B, अपथ्रस्ट का मतलब B से बड़ा, ठीक है सर। जब वेट जो है ना ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा अपथ्रस्ट से, तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आएंगे यानी सिंक करेंगे, है ना। तो ये लिख लीजिए, व्हेन डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है? डाउनवर्ड फोर्स, वेट इज डाउनवर्ड फोर्स, व्हेन डाउनवर्ड फोर्स is greater than upthrust यानी अपवर्ड फोर्स, ठीक है, अपवर्ड फोर्स, in this case therefore object will sink, ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, will sink यानी डूब जाएंगे, ठीक है। और इस केस में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, in such case density of object लिख लीजिए, density of object is greater than density of liquid। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड की डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएंगे। यस, इतना नोट डाउन करिए। कंडीशन तो ये है कि वेट जो होता है बॉडी का वो ज्यादा होता है अपथ्रस्ट से, इस वजह से वो सिंक करते हैं, और सिंक करने का केस जो आया है वो उसमें देखा गया है कि डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चलिए नोट डाउन करिए। यस सर, इस केस में अपथ्रस्ट कितना आएगा? अपरेंट वेट कितना आएगा? अपरेंट वेट लिख लीजिएगा, अपरेंट वेट क्या होता है? अपरेंट वेट होते हैं, अपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट, जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखिए, अपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। हाँ सर, इतना आएगा। ओके, चलो मैं इरेज कर रहा हूँ। केस नंबर 1 गायब। केस नंबर 2, अगर दोनों बराबर हो जाए तो, है ना, दोनों बराबर हो जाए तो ये केस देखने जा रहे हैं। अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाए, अपथ्रस्ट और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर दोनों बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट तैरेंगे, लेकिन कैसे तैरेंगे? जरा देखो, इस केस में दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाएगी। चलो भैया, चलो लिखो, इसी में दोनों केस बता देते हैं पूरे से झट से। केस 2, हाँ, यदि वेट जो है बायोंट फोर्स के ही बराबर आ गया या अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर आ गया, इस केस में वेट यदि ऑब्जेक्ट का अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर आ गया, तो इस केस में डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। नेट फोर्स यानी अपरेंट, यहाँ पे अपरेंट वेट क्या होगा? अपरेंट वेट, है ना, अगर देखा जाए तो अपरेंट वेट यहाँ पे 0 होंगे, क्योंकि दोनों बराबर है जी, दोनों बराबर है तो 0 आ जाएंगे। यानी आप ऑब्जेक्ट उठाओगे ना, अंदर जो भी ऑब्जेक्ट उठाओगे आपको वेट फील ही नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट का। यस, चलो भैया, तो यहाँ पे लिख लो, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, इन दिस केस ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, तैरेंगे, है ना, फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, फ्लोट करेगा, तैरेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। लेकिन कैसे फ्लोट करेंगे जरा देखो, है ना। फ्लोटिंग का कंडीशन ये है कि ये जस्ट जो है ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें डाला, तो ये ऑब्जेक्ट जस्ट जो है ना, जस्ट सरफेस को टच करेगा, लिक्विड के सरफेस, बिल्कुल अंदर तैरेगा नहीं, लिक्विड के ऊपरी सरफेस को, है ना, ब्लॉक का, लिक्विड का ये वाला ऊपर वाला सरफेस, ब्लॉक का ये वाला हिस्सा टच करता रहेगा ना, ये वाला हिस्सा, इस तरह से तैरेगा। आपने देखा भी होगा कभी, है ना, इस तरह से कोई प्लास्टिक का बॉल वगैरह होता है ना, थोड़ा वो अंदर, जस्ट अंदर जाके तैरने लगते हैं, वो हार्ड वाला। या आप ऐसा मान लो, गद्दे की बॉल जो होती है वो पूरी तरह से नहीं डूबता, अंदर जाके सिंक नहीं कर जाता, वो पानी के ऊपरी सरफेस के जस्ट अंदर चला जाता है, वो इस तरह से तैरते रहते हैं, है ना। यस, तो इस कंडीशन, ये कब होता है? जब ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी फ्लोटिंग कंडीशन है। इस केस में डेंसिटी ऑब्जेक्ट और लिक्विड की, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर होती है, तो लिख लीजिए, इन दिस केस डेंसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड इज सेम। ये बाइक वाला भी जाए भाई, इसके बाद, ठीक है भाई, इतना नोट डाउन कर लो। और केस नंबर 3 भी देख लो, है ना, साथ ही साथ। चलो इतना नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। यस, कर लिया, ठीक है। चलो भाई, आखिरी केस है। अब जो है वेट छोटा हो जाए बायोंट फोर्स से, तीसरा केस ये, वेट बायोंट फोर्स ज्यादा है, वेट छोटा है, बायोंट फोर्स ज्यादा है, वेट छोटा है। इस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे, है ना, पूरी तरह से डूब के नहीं,
पार्शियली इमर्ज होंगे, है ना, कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम, बस ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन पानी के अंदर होगा, कुछ पोर्शन हवा में होगा, है ना, ये वाला केस है ना, पानी और हवा वाला। इन दिस केस ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, है ना, विल फ्लोट partially immersed in water या लिक्विड, पार्शियली लिक्विड में इमर्ज होके फ्लोट करेंगे। जैसे ये लिक्विड है ना, इसमें ऑब्जेक्ट हमने डाला तो कुछ ऑब्जेक्ट का पोर्शन जो होगा लिक्विड के अंदर होगा, कुछ हवा में होगा, ये लिक्विड ये हवा में, ठीक है, इस तरह से फ्लोट करेंगे। इस केस में डेंसिटी जो होगा लिक्विड का ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट से। डेंसिटी ऑफ लिक्विड is greater than density of ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, पता चल गया कोई ऑब्जेक्ट क्यों तैरता है, कैसे तैरते हैं, यही कंडीशन था, ठीक है। इस केस में अपरेंट वेट कितना होगा, इसमें भी 0 होंगे, है ना। अपरेंट वेट भी लिख लीजिए, क्यों होगा सर, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट का वेट फील ही नहीं होगा, कहे कि आप थ्रस्ट फोर्स बहुत ज्यादा है ना, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ फील होगा, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अपरेंट वेट इक्वल टू 0, है ना, 0, वेट बचेगा ही नहीं ना, ये बड़ा है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, यही बचेंगे, ये नहीं बचेंगे। वेट यहाँ पे हमें वेट, अपरेंट वेट वेट से है, अब थ्रस्ट से नहीं, वेट बचेगा ही नहीं, 0 फील होंगे आपको। चलिए लिख लिया आपने, ये सब मिटा दीजिए, ये टॉपिक खत्म। अब आखिरी टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक डेफिनेशन लिखेंगे, बात खत्म, समझेंगे, चैप्टर खत्म। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज लिखो, हेडिंग डालो, आज की टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, लिखो जरा पहले। when a body is immersed when a body is immersed in a fluid, partially or completely, ऐसे लिख लीजिए, partially or fully partially or fully in a fluid, it experience an upward force and that is equal to liquid weight of liquid displaced। क्या है मतलब सर, अभी समझाते हैं। डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। आर्किमिडीज कहता है कि अगर आपके पास कंटेनर में, है ना, कहीं भी पानी है ना, पानी से भरा हुआ कंटेनर है, ठीक है सर, पानी से भरे हुए कंटेनर है, ये वाला मार्कर ले लेते हैं। जब आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, क्या रखते हो, ऑब्जेक्ट, उसका मास m है, इसके अंदर में केप्ट कर रहे हैं, हाँ कर दिया सर, करने जा रहे हैं। और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट 10 kg का है, कितना है, 10 kg का, ओके। 10 kg का मतलब कितना हो गया इसका वेट हो गया 10 × 9.8, है ना, mg होता है कि नहीं, वेट mg होता है, तो तुम जानते हो ये सारी चीजें ना। तो यहाँ से जो भी वेट आएगा भी छोड़ दो, इसे हम इसके अंदर प्लेस करेंगे, है ना। मान लीजिए इसमें मैंने प्लेस कर दिया, इसे प्लेस किया, तो आपको कुछ ऐसा नजारा नहीं फील होता है कि आपने कोई चीज रखा पानी में और पानी जो है गिरने लगा, पानी क्या हो जाता है, गिरने लग जाती है। इसे हमने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखा, 10 kg के ऑब्जेक्ट को रखा और पानी यहाँ से गिरने लग जाते हैं। क्या गिरने लग जाते हैं, वाटर, है ना, वाटर स्टब से निकल जाते हैं। और ये जो वाटर जितना निकला है ना, इसे किसी कटोरे में इकट्ठा कर लो, है ना, कटोरे में कर लिया सर। फिर इस कटोरे में जितना पानी है ना, इस ऑब्जेक्ट को डालने से निकला है, इसका वेट करिए, क्या करिए, वेट करिए, है ना, वेट करिए। मान लीजिए ये 2 kg, कितना निकल गया, 2 kg निकल गया, ठीक है सर, 2 kg निकल गया, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, mg होता है ना, mg फॉर्मूला क्या होता है, mg वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m2 है, और g की वैल्यू 10 मान लीजिए, है ना, यानी 20 न्यूटन। कितना निकल गया वेट, 20 न्यूटन। यानी यहाँ से जो लिक्विड बाहर आया है उसका वेट करिए, उसका वेट करेंगे तो आया 20 न्यूटन, है ना, ऐसा मान लीजिए। जितना लिक्विड इससे डिस्प्लेस हुआ है, यही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है जो मैंने कटोरे में इकट्ठा किया, उसका वेट कितना आया, 20 न्यूटन। तो आर्किमिडीज कहता है कि लिक्विड जितना डिस्प्लेस होता है, जितना वेट डिस्प्लेस होता है लिक्विड का, उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाता है, उतना ही फोर्स लिक्विड पे
ऑब्जेक्ट में लगाता है ना, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितना लगा रहा होगा लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन, और यही अपथ्रस्ट फोर्स होता है। यही क्या होता है? अपथ्रस्ट फोर्स। यानी अपथ्रस्ट फोर्स 20 न्यूटन के ही बराबर लगेगा। तो वही लाइन लिख रखा है, वेयर बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली, जब किसी बॉडी को इसमें डालते हैं, वो पार्शियली डाल दिया फुल्ली, और ये एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स, और वो अपवर्ड फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट रखने पे कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट क्या है, उसी वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स लगते हैं ऑब्जेक्ट में। क्लियर है? ये आर्किमिडीज ने कहा था। यस, चलिए भाई नोट डाउन कर लीजिए, चैप्टर खत्म हो गया। अब वर्क एनर्जी पावर अगले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यस, तो हटा दें। यस सर, इसका एप्लीकेशन पता है? आर्किमिडीज को यूज करके जितने भी शिप वगैरह होते हैं ना, जहाज, शिप्स, है ना, इन सब को बनाए गए हैं, सबमरीन को बनाए गए हैं, इसी से डिजाइन किया गया है। ठीक है, और कहा जाता है एक और ये फैक्ट लिख लीजिएगा, है ना, बस कुछ कुछ चीजें, जितने भी नाव वगैरह हैं इसी प्रिंसिपल को यूज करके बनता है। यानी नाव का कंस्ट्रक्शन या डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करे। जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा और अपथ्रस्ट फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेंगे वो आसानी से तैर पाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। चलो भैया ये सब मिटाते रहेंगे, जल्दी जल्दी लिख लो यहाँ पे जरा। एप्लीकेशन में एक होता है हाइड्रोमीटर, है ना, हाइड्रोमीटर, इसे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी, टू मेजर डेंसिटी, इसका यूज किया जाता है डेंसिटी को मेजर करने के लिए। एक होता है लेक्टोमीटर, क्या होता है? लेक्टोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध का प्योरिटी मेजर करने के लिए लेक्टोमीटर का यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है क्या मेजर करने के लिए? डेंसिटी ऑफ लिक्विड को अगर चेक करना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हाइड्रोमीटर या लेक्टोमीटर जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो अगर वो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करता है, अगर वो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं यानी वो नीचे जाके तैरेंगे, है ना, नीचे जाके तैरेंगे, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि वो लिक्विड की डेंसिटी कम है। और मान लीजिए हाइड्रोमीटर या लेक्टोमीटर हम किसी लिक्विड में डालते हैं, वो कम डिस्प्लेस करता है, वाटर को कम डिस्प्लेस करेगा, कम फोर्स एक्ट होंगे, बायंट फोर्स एक्ट होंगे, वो ऊपर तैरेंगे। कहाँ? ऊपर तैरेंगे। ऊपर जब तैरेंगे तो ऐसे में हम मान लेंगे कि वो डेंसिटी उसकी ज्यादा है, उस लिक्विड की क्या है? डेंसिटी ज्यादा है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें भी बहुत मजे करने हैं। तब तक के लिए जय हिंद।